नमस्कार दोस्तों, मैं एजे आपका स्वागत करता हूँ एविडेंट ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इकोनॉमी की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट। इन दिस सोसाइटी द गुड्स परचेज्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड्स बट ऑन द एबिलिटी टू बाय गुड्स। इस अर्थव्यवस्था में लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें नहीं बनाई जाती, बल्कि मुनाफे के हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं। उन चीजों का निर्माण किया जाता है जिनसे अधिक मुनाफा कमाया जा सके। Socialist. Government decides what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. In this society, everything is owned by state. Example, China and Cuba. इस अर्थव्यवस्था में सरकार उन चीजों का निर्माण करती है जो सोसाइटी के लिए जरूरतमंद है। इस टाइप की अर्थव्यवस्था में सब कुछ सरकार का होता है, जैसे कि चाइना और क्यूबा में आप देख सकते हैं। In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do. मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में मार्केट लोगों को वो हर चीज पहुंचाता है जो वो पहुंचा सकता है, और जो चीजें वो नहीं पहुंचा सकता, जो सर्विसेज वो नहीं दे सकता, वो सरकार देती है। और दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी भी मिश्रित है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। आइए जानते हैं कुछ तथ्य। हर देश को विकास करने के लिए एक प्लान की जरूरत होती है, और भारत को भी उसी प्लान की जरूरत थी, और वो प्लान भारत को मिला सोवियत यूनियन से। हमारा 5 ईयर प्लान का फॉर्मूला। 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, जिसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होता था। 2015 आते आते इसे रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने। 5 ईयर के प्लान जो होते थे, उनका टारगेट होता था, गोल होता था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये फोटो दर्शाती है कि किस तरीके से जो टारगेट्स थे और एक्चुअल ग्रोथ थी अचीव की गई इन 12 के 12 5 ईयर प्लान के द्वारा। तो देख सकते हैं आप, आपके सामने है नीति आयोग। क्या है ये नीति आयोग? नीति आयोग भारत सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है, जिसके तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट किया जा सके। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरपर्सन है श्री नरेंद्र मोदी। रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद भारत को लगा कुछ रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, और सबसे पहला रिफॉर्म जो वो ले गया है वो था लैंड रिफॉर्म। आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो जमींदारों के द्वारा टैक्स वसूल किया जाता था। जमींदारों के पास हद से ज्यादा जमीन होती थी, और ये नियम लैंड सीलिंग का जो आया, इसके तहत कानून ये था कि एक लिमिट से ज्यादा कोई भी इंसान जमीन नहीं रख सकता। इसका मकसद ये था कि जो लोग ऐसे खेतों में खेती करते थे, जो टीलर्स थे, उन्हें ओनरशिप दी जाए। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कोई भी नियम आने से पहले उसका तोड़ आ जाता है। तो वेस्ट बंगाल और केरला को छोड़ के भारत के किसी भी प्रदेश में ये नियम अच्छे से लागू हो ही नहीं सका। ग्रीन रेवोल्यूशन। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सहायताएं बंद कर दी, जिनमें एक सहायता थी, हम अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे देश में इतना गेहूं पैदा ही नहीं होता था। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को लगा, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज इंडिया में आ जाए तो हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और इसके लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लाई गई और फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दी गई किसानों को, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। एक महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि 1950 से 1990 के बीच जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर से, वो घट गया, और वो 67.5% जो 1950 में था, उससे घट के 64.9% पे आ गया 1990 में। लेकिन जो पॉपुलेशन इस पे आश्रित थी वो नहीं बदली, वो उतनी ही रही। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में आया, जिसके द्वारा 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज बनाई गई। एक जो सरकार के पास रहेगी, दूसरी जिसमें प्राइवेट सेक्टर, स्टेट सेक्टर यानी सरकार की मदद करेगा, तीसरा जो प्राइवेटाइज होगी टोटल। इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में या किसी पिछड़े इलाके गांव में फैक्ट्री खोल रहे हैं तो आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाएगा,
साथ ही साथ आपको कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में भी छूट मिलेगी। ट्रेड एम टू रिप्लेस imports with domestic production by tariffs on import making them expensive। इसका मतलब इससे है कि बाहर से आने वाले कोई भी वस्तु जो है उस पर आप टैक्स लगा दीजिए, उस पर आप टैरिफ लगा दीजिए ताकि वो खुद महंगी हो जाए और लोग डोमेस्टिक चीज़ों को खरीदें और प्रोत्साहित करें। The proportion of GDP contributed by this sector increased in the period from 11.8% in 1950-51 to 24.6% in 1990-91। GDP का जो एक हिस्सा था इस सेक्टर से जो 1950 में 11.8% था, वो 1990 में 24.6% पर आ गया। यानी आप देख सकते हैं कि ट्रेड में कितनी बढ़ोतरी हुई है और एग्रीकल्चर में जीडीपी गिरा है, जबकि इस सेक्टर में लोग कम थे। एग्रीकल्चर में सेक्टर में लोग उतने ही हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन वहां कम हुआ, कंट्रीब्यूशन यहाँ बढ़ गया जीडीपी में। आइए जानते हैं कि एलपीजी रिफॉर्म्स की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, क्या है ये एलपीजी। In 1991, Government of India was not able to make repayment on its borrowing from abroad. Foreign exchange reserves, which we used to import petrol and other items, even a fortnight. इसका तात्पर्य इस बात से है कि भारत सरकार जब भी किसी विदेश कंपनी से या देश से पेट्रोल या कोई आइटम इंपोर्ट करवाती है तो उसका लेन देन फॉरेक्स रिजर्व में होता है, और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इतना नहीं बचा था कि वो 14 दिन चल सके। साथ ही साथ देश में जो आइटम्स थे, जो गुड्स थे, उनके प्राइस भी बढ़ने लगे थे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगा था। लेकिन इसका रीजन क्या था? अगर 1980 के दौर में जाएं तो ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार ने लोगों के वेलफेयर के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जिनमें सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी, और सब्सिडी ज़्यादा देने से हुआ क्या कि सरकार की जो आमदनी थी, यानी जो रेवेन्यू था, वो कम था, लेकिन सरकार का जो एक्सपेंडिचर था वो सालों साल बढ़ता जा रहा था, और उस बढ़ते जाने से फिस्कल डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और ये कंडीशन आ गई। तो जब ये कंडीशन आ गई तो हमारे देश की सरकार और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो वर्ल्ड बैंक के पास गए, आईएमएफ के पास गए, बोला हमारी मदद करिए। तो आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप अपनी इकोनॉमी को खोल दीजिए, लिबरलाइज कीजिए, प्राइवेट सेक्टर्स पे रिस्ट्रिक्शंस हटाइए, उन्हें कंपनी खोलने का मौका दीजिए। ट्रेड की जो रिस्ट्रिक्शंस है आपकी कंट्री ने कर रखा है कि बाहर की कोई कंपनी आपके देश में आके कुछ नहीं बेच सकती है, ये सारी चीजें हटाइए, हम आपकी सहायता करेंगे। आइए जानते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब है द बेसिक एम ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू पुट एन एंड टू दोज रिस्ट्रिक्शंस व्हिच बिकेम हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। लिबरलाइजेशन के द्वारा भारत के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो भी चीज़ें रुकावटें आ रही थी उन्हें हटाने की बात कही गई है। इससे क्या होगा? इससे कंपटीशन बढ़ेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बीच में। कैसे? मान लीजिए हमारा देश है, बाहर से कोई भी चीज़ हमारे देश में नहीं बिक रही है, बजाज एक स्कूटर बना रहा है या हीरो होंडा एक गाड़ी बना रहा है, हीरो मान लीजिए, होंडा तो चलिए बाहर की कंपनी, हीरो एक गाड़ी बना रही है, तो क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हीरो है, बजाज है, इसके अलावा हम कुछ खरीद नहीं सकते। लेकिन रेनॉल्ट, बाकी लोग जब यहाँ आने लगेंगे, बाहर की कंपनियां जब यहाँ आने लगेंगी तो एक कंपटीशन सा हो जाएगा, और चीज़ें ये होंगी कि जो कंपनी अच्छी बनाएंगी वो बिकेंगी। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से लोगों को चुनने का अवसर मिलेगा और चीज़ें अच्छी बनेंगी। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन कैपिटल देश में ज़्यादा आएगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड होगी, और देश पे जो एक बोझ है आर्थिक वो भी कम होगा। प्राइवेटाइजेशन क्या है? इट इज़ अ रिडक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज। Government companies can be converted into private companies in two ways: by disinvestment, by withdrawal of governmental ownership, and management of public sector companies। इसका तात्पर्य इससे है कि भारत सरकार अपने स्टेक्स बेचे, अपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन्हें प्राइवेटाइज करे। जब उसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो कंपनी एक बेहतर तरीके से चल पाएगी, और उसके दो मेथड दिए हुए हैं क्या करना है। हर साल सरकार ये करती है, और अभी काफ़ी दिनों से बात चल रही थी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की। देखते हैं उस पर क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इससे क्या होगा। इससे फाइनेंशियल सिचुएशन गवर्नमेंट की अच्छी होगी, जो कंपनियां घाटे में चल रही थी अब वो धीरे धीरे फायदे में आएंगी, पब्लिक सेक्टर का वर्कलोड कम होगा,
डिसइन्वेस्टमेंट करने से, स्टेक्स बेचने से गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा, फंड बढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ साथ एक बेटर और इम्प्रूव सर्विसेज कंज्यूमर्स को मिलेगी और एक हेल्थी एनवायरनमेंट बनेगा सोसाइटी में, कंपटीशन से भरा हुआ कि जो अच्छी चीज़ें बनाएगा वही राज करेगा। इसके साथ साथ एक आखिर बात और है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई भारत में बढ़ोतरी होगी इस चीज़ की। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। और इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि आउटसोर्सिंग, आप जानते होंगे बीपीओज होते हैं, वर्ल्ड की कंपनीज, फॉरेन कंपनीज भारत में जिन्होंने अपने कॉल सेंटर्स खोल रखे हैं, जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलता है और उन देशों को कम दाम पे चीप लेबर मिलता है, वो इस ग्लोबलाइजेशन के कारण ही पूर्ण हो पाया है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सीरीज के पहले लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें हमारे अगले वीडियोस के लिए। अगला वीडियो में बैंक रेट, रेपो रेट, इन चीज़ों के ऊपर बनाऊंगा। और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।